अगर देखा जाए तो सप्लीमेंट के लिए एक से एक लाजवाब प्रोडक्ट दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहला प्रोडक्ट जो दिया था हमें वो प्रोटीन पाउडर दिया था। और प्रोटीन का सबसे पहले देने का रीजन भी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। उसका सिंपल रीजन है कि प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, ये शब्द है प्रोटीन जिसे कहते हैं हम लोग, ये आया कहां से? ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में प्रोटीन का मतलब होता है, दो अलग अलग शब्द है, प्रो और टीन। प्रोटीन का मतलब है प्रारंभिक, प्रोटीन का मतलब है अति महत्वपूर्ण। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी यही होता है और सबसे पहले बात भी इसकी की जाती है। इसलिए ये एमबे ने भी सबसे पहले हमें लॉन्च करके दिया था। मैं प्रोटीन के बारे में आज बात नहीं करूंगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं आधे घंटे सिर्फ प्रोटीन पर ही बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि प्रोटीन जैसा कोई प्रोडक्ट लाजवाब प्रोडक्ट है नहीं हमारे पास। ठीक, उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट एक से एक लाजवाब हमारी बास्केट में आते चले गए और हर प्रोडक्ट ने हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो उनके नियर इंडियर हैं उनकी लाइफ में जबरदस्त इजाफा किया है। सिर्फ हेल्दी ही नहीं बनाया, उनको बहुत सारी बीमारियों से जो अपकमिंग डिजीज हो सकती थी उनसे बचा के रखा। कुछ तो ऐसे लोग भी हमारी नोटिस में हैं जिनको वो बीमारियां हो गई, डॉक्टर्स कहते हैं ये कभी ठीक नहीं होंगी। इन प्रोडक्ट्स की वजह से उन बीमारियों में भी उनको बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नजर आया, वो बिल्कुल बीमारियों से मुक्त भी हो गए। इसी कैटेगरी में एक खास प्रोडक्ट अभी मैंने लॉन्च किया है, आपने सुन लिया होगा और आपके पास शायद ये आ भी गया होगा। ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का पूरा नाम है विटामिन डी प्लस। अब ये डी प्लस क्या है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डी प्लस क्या है? इसमें विटामिन डी का एक खास टाइप विटामिन D3 है, इसके अंदर विटामिन K2 है, इसके अंदर क्वारसेटिन एंड लिकोरिस का एक खास फॉर्मूला है। और इन तीनों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे लगभग आधे घंटे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि प्रोडक्ट को हमने ठीक से समझा तो मेरा जो यकीन है वो ये है कि एमबे को इसे सबसे पहले लॉन्च कर देना चाहिए था। इससे बेहतर प्रोडक्ट कोई हो ही नहीं सकता था एक आम इंसान की जिंदगी के लिए। अब किया है तो अब हमें इसको इतना विद रेस्पेक्ट इसको एक्सेप्ट करना है लाइफ में कि हमारी लाइफ में इससे बेहतर प्रोडक्ट कोई शायद ही कोई और आएगा आने वाले टाइम में। उसका रीजन क्या है कि विटामिन डी को, ये एक विटामिन है और ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी के 3 अलग अलग नाम है, आपने सुने होंगे। विटामिन डी एक कॉमन वर्ड है, विटामिन D1, D2, D3 का। विटामिन डी के पहला नाम है विटामिन डी, जिसे सब जानते हैं, मोस्ट पॉपुलर नाम। इसका दूसरा नाम है सनशाइन विटामिन, यानी कि ये विटामिन सूर्य की रोशनी में हमारे शरीर इसको खुद जनरेट करता है। ये कहिए कि एकमात्र विटामिन है जिससे हमारा शरीर पैदा कर लेता है। मोस्टली हमारा जो शरीर है उसमें विटामिन के सोर्स उसको बाहर से दिए जाते हैं। हमारा शरीर विटामिन बनाता नहीं है ना, विटामिन के सोर्स को सेग्रेट करता है, बनाता नहीं है। एकमात्र विटामिन है जिसे शरीर खुद प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन सूर्य की प्रेजेंस में करता है ऐसा वो। इसको कुछ लोग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा गुण रखता है जो ये हार्मोन की तरह काम करता है, जिसको खुद बना सकती है बॉडी उसे हार्मोन कहते हैं, जिसे बाहर से लिया जाता है उसे विटामिन कहते हैं। चूंकि इसे बाहर से भी लिया जा सकता है और शरीर बना भी सकता है, इसलिए इसे विटामिन के साथ साथ हार्मोन भी कहते हैं कुछ लोग। और इसका तीसरा नाम है दैट इज हैप्पी विटामिन। हैप्पी विटामिन इसको इसलिए कहते हैं कि एक ऐसा विटामिन है जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। और खुशियों से भर देने का मतलब इसके बेनिफिट ही नहीं है, ये एहसास भी कराता है आपको। आपका मूड के लिए सबसे बेहतरीन विटामिन है, आपके मूड स्विंग को कंट्रोल करता है, आपको प्रसन्न रहने के लिए बाध्य कर देता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप उदास और निराश बने रहेंगे। ये प्रकृति का दिया हुआ एक अद्भुत वरदान है जो इंसान को प्रकृति ने दिया है। विटामिन डी हमारा शरीर खुद बनाता है। कैसे बनाता है थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में जो भी हम खाना खाते हैं, कुछ फूड ऐसे हैं जो रिच विटामिन डी सोर्स से भरपूर है ना, जिनके अंदर उसमें सबसे पहला अगर नाम दिया जाए तो वो नाम आता है आपका एग का। और एग में भी वो वाला हिस्सा जो येलो पार्ट है। बड़ी अजीब सी समस्या खड़ी हो जाती है जब हम जैसे जैसे नॉलेज लेते हैं न्यूट्राइट के बारे में, कि डॉक्टर बोलते हैं अगर आपको हार्ट पेशेंट बनने से बचना है तो आप एग खाइए, रिच प्रोटीन होता है इसके अंदर, लेकिन पीला वाला हिस्सा मत खाइए। दूसरी तरफ विटामिन डी की ट्रेनिंग लेते हैं तो समझ में आता है यदि आपको खुश रहना है तो पीला वाला हिस्सा खाइए। अब एक चीज बताइए भाई साहब, हार्ट पेशेंट बनेंगे तो खुश कैसे रहेंगे? ठीक, तो बड़ा अजीब सा वो है, लेकिन वो सोर्स है, प्रकृति का दिया हुआ सोर्स है, उसके अंदर होता है। आपके दूध में भी विटामिन डी होता है, ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं। आपका फिश में होता है, आपका लिवर में होता है, नॉनवेज जो लेते हैं उसमें होता है। मोस्टली जितने भी सोर्स हैं वो सोर्स ऐसे हैं जिन्हें हम ज्यादातर अपनी दैनिक खाने का हिस्सा नहीं मानते। अगर हम अंडे की बात करें तो वो 1-2 अंडे से कुछ होना जाना नहीं है, वो भी आपको मोर देन 70 एग्स खाने होंगे, है ना, तो वो संभव नहीं है हमारे लिए।
फिर भी जो चीज मिलती है उससे हमारी बॉडी के अंदर ये जाता है और ये स्टोर होता है। ये स्टोर कहाँ होता है? ये हमारी जो स्किन है, जो आपको ये चमड़ी दिखती है, इसके नीचे थर्ड लेयर में जाकर ये स्टोर हो जाता है। चूंकि ये फैट सॉल्युबल है इसलिए फैट के साथ मिल जाता है, और फैट जो चर्बी होती है हमारी वो स्किन के जस्ट नीचे होती है, वहां पर स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद जैसे इसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है। देखिए जो स्टोर्ड है, दो अलग अलग वर्ड है, विटामिन D2 एंड विटामिन D3, दोनों विटामिन डी के डेरिवेटिव है। हम स्पेशली बात करेंगे D3 की। D2 क्या है, ये चक्कर क्या है D2 D3 का? विटामिन डी के इनएक्टिव फॉर्म को D2 कहते हैं, विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म को D3 कहते हैं। वह फॉर्म जिसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, जो फंक्शन में होता है, जो बेनिफिशियल है दैट इज विटामिन D3, जो नॉन बेनिफिशियल पार्ट है दैट इज विटामिन D2। अब चूंकि वो स्टोर है आपकी स्किन में बट वो एक्टिवेट नहीं है तो उसके जो एडवांटेज है वो आपके और हमारे शरीर को नहीं मिलेंगे। वो एक्टिवेट कब होता है? वो एक्टिवेट 3 जगह जाकर उसकी प्रक्रिया पूरी होती है। D3 में कन्वर्ट होने के लिए उसका एक्टिवेशन होता है। वो ब्लड में से, आपके फैट में से, सूर्य की प्रेजेंस में, जब आपकी स्किन पर सूर्य की वेव्स पड़ती हैं डायरेक्ट, मिनिमम 20 to 30 मिनट, तो ये कन्वर्ट होता है, इसका सिंथेसाइज शुरू होता है, और वो सिंथेसाइज होता है नेक्स्ट पार्ट उसका लिवर में जाकर उसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अभी भी वो D3 में कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट वहां सिंथेसाइज होकर वो जाता है हमारी किडनी के अंदर। बचा हुआ काम किडनी करती है और किडनी में वो प्योर D3 में कन्वर्ट होता है। तो 3 पार्ट में जाकर ये बनता है। अब सवाल है यहां से वो आगे की यात्रा कब करेगा? स्किन से यात्रा करेगा जब आप सन एक्सपोजर में होंगे। अब इसके लिए कुछ खास चीजें आपको समझ लेने की जरूरत है। लोग मानते हैं सुबह शाम की गुनगुनी धूप का अपना अलग ही मजा है, बिल्कुल अच्छा मजा है, बड़ा आनंद आता है, थकान भी दूर होती है और लगता है इसमें लेटे रहें। बट वो D3 बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। D3 बनाने के लिए जो सन में से रेज निकलती हैं वो अल्ट्रा वायलेट होनी चाहिए। शर्त नंबर 1, यूवी रेज। उनका जो फ्रीक्वेंसी एक तरह से उनका एक साइज होता है, वो साइज होना चाहिए मिनिमम 300 नैनोमीटर, यानी खास साइज 300 नैनोमीटर का अगर उनका साइज है तो वो D3 में कन्वर्ट करेंगे आपकी D2 को। तीसरी बात, वो जो 300 नैनोमीटर का साइज उनका होता है अल्ट्रावायलेट का, वो खास टाइम होता है 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो सुबह शाम की गुनगुनी धूप का आनंद जरूर ले सकते हैं, बट D3 में वो ज्यादा कारगर नहीं होगी। क्लियर? दूसरी बात, जब ये 11 से 2 के बीच में आप इसका अपने विटामिन डी के बेनिफिट समझकर इसका हिम्मत भी करोगे जाने की, तो वहां पर ध्यान क्या रखना है, आपका शरीर मिनिमम 20% खुला होना चाहिए, खासतौर से 4 पार्ट। पहला आपकी आर्म, आपका बैक, आपका एब्डोमेन और आपका थाइस, क्योंकि यहीं पर फैट स्टोर होता है। जो D2 है वो ज्यादा मात्रा में यहीं स्टोर होता है, इसलिए धूप यहीं लगनी चाहिए आपको। तीसरी बात, आपको डायरेक्ट सन एक्सपोजर में आना होगा। अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां शीशे में होकर धूप आ रही है तो वो 300 नैनोमीटर की वेव्स जो होंगी वो उस शीशे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको खुले में ही जाना होगा। चौथी बात, अगर किसी भी तरह का कोई सन स्क्रीन लगाया हुआ, खास तौर से SPF दैट इज सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला, वो लगाते हैं हम 15, 20 है ना, 25, 50 कुछ भी लगाते हैं। अगर वो 8 SPF से ऊपर है तो वो अल्ट्रावायलेट को एंटर नहीं करने देगा। SPF 8 से कम लगाएंगे तो शायद यूज नहीं है, SPF 8 से ऊपर है तो वो अल्ट्रावायलेट को एंटर नहीं करने देगा। अगर आपने अपने शरीर को ढका हुआ है तो क्लॉथ में होके अल्ट्रावायलेट जो वेव्स है वो पार नहीं होंगी। ठीक, इसलिए कहते हैं गर्मियों में ढक के रखो भाई, नहीं तो जल जाओगे आप। नेक्स्ट, जो वेव्स आ रही है आपको, यदि आपका स्किन का कलर मेरे जैसा या इससे डार्क है तो वो आपके स्किन में 300 नैनोमीटर की रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कारण उसका यह है कि जो हमारा स्किन को कलर मिलता है, पिगमेंटेशन मिलता है, वो एक खास चीज की वजह से मिलता है और उसका नाम है आपका, वो नाम मेरे ध्यान से निकलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना, उसकी वजह से वो पिगमेंटेशन है। अगर वहां पर वो हमारी स्किन के जस्ट नीचे होता है जिससे हमको कलर मिलता है, उसके नीचे D2 डिपोजिट होता है, तो वो उसको पार नहीं कर सकता। ठीक है ना, जिसे कहते हैं ना हमारा वो श्याम वर्ण है, तो श्याम वर्ण वालों में हमेशा इसकी कमी मिलेगी। नेक्स्ट, अगर आप
ऐसी जगह रहते हैं जहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, खासतौर से आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो ये जो 300 नैनोमीटर की अल्ट्रावायलेट है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, जमीन तक आती ही नहीं है। तो आप पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं तो D3 की कमी 101% होगी आपके अंदर। ठीक, तो ये मोटी मोटी कुछ बातें हैं, मोटी मोटी है, बारीकी तो बहुत है इसकी। इस माहौल में आप रहते हैं तो आपको D3 की मेलानिन, हाँ ललित जी ने बताया मेलानिन, वो मेलानिन जो की वजह से हमें पिगमेंटेशन, हमारा कलर मिलता है, स्किन का कलर मिलता है। ठीक, अब कमी हो गई तो फर्क क्या पड़ेगा? खासतौर से 3 काम है जो ये करता है, स्पेशली 3 काम है जिन पर इससे फर्क पड़ेगा। और वो 3 क्या है? पहला, चलो मैं पूरे बता देता हूं, 3 क्या डिटेल में ले लेता हूं। पहला, यदि आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है तो आपकी जो बॉडी के अंदर रेगुलेटिंग फंक्शन होता है खासतौर से कैल्शियम और फास्फोरस का, जो हम किसी भी सोर्स से खाना लेते हैं जिसमें कैल्शियम का सोर्स होता है, कैल्शियम लेते हैं या कैल्शियम को डायरेक्ट लेते हैं हम एक सप्लीमेंट के रूप में, तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों को ये रेगुलेट करता है आपकी स्किन में समायोजन करने में। एक तरह से ऐसे समझ लीजिए सरल भाषा में कि 3 अलग अलग हिस्से में मैं बांट देता हूं, इस पूरे प्रोडक्ट को ही बांट देता हूं। कैल्शियम वह आवश्यक तत्व है जिससे हड्डियों का निर्माण होता है, हड्डी और दांत ये ढांचे का निर्माण होता है। कैल्शियम को आप बजरी समझ लीजिए, जैसे प्लास्टर करते हैं तो बजरी ज्यादा मात्रा में आपको चाहिए, दैट इज कैल्शियम। इसलिए इसकी जब बात होती है तो 500 mg के बारे में बात होती है। इसको कैल्शियम को सीधा रोका नहीं जा सकता हड्डी में, इसलिए उसको एक सीमेंटिंग की जरूरत होती है। वो सीमेंट का काम करता है आपका D3। ठीक, और कैल्शियम और सीमेंट, बजरी और सीमेंट को मिलाने के बाद गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है K2। ठीक, सीमेंट और बजरी मिले हुए हैं लेकिन वो पहुंचना कहां है, बिल्डिंग में कहां पहुंचना है, उसका ये सुनिश्चित कौन करता है? वो कारीगर सुनिश्चित करता है या ट्रैफिक पुलिसमैन सुनिश्चित करता है कि ट्रैफिक सही जगह पर जा रहा है या गलत तो नहीं मुड़ रहा है। वो ट्रैफिक पुलिस का काम करता है आपका विटामिन K2। आगे बात लिक्रिस के बारे में करेंगे। यदि डेफिशिएंसी है किसी इंसान के अंदर, यदि शब्द मैं बोल रहा हूं कि एक प्रोटोकॉल के हिसाब से वाकई डेफिशिएंसी हर किसी को होगी, मैं इस ओपन स्टेज से क्लेम कर रहा हूं आपको, यदि 100 लोग विटामिन D3 की जांच कराएं और उनकी उम्र 30 साल क्रॉस हो गई है तो 100 में से 100 को विटामिन D3 की कमी मिलेगी। जबकि स्टैटिस्टिक्स बताता है 90% एंड अबव, 90 से ज्यादा, बट मैं क्लेम कर रहा हूं 30 साल से ऊपर की उम्र है तो 100 के 100 में मिलेगी। यकीन ना हो तो आप कल ही जाकर अपना विटामिन D3 की जांच करा लें। यदि आपका विटामिन D3 कंप्लीट पाया जाता है, यानी कि कमी नहीं पाई जाती, वो फिगर भी दूंगा किसको कमी कहते हैं, तो उस जांच का पैसा पर्सनली मैं पे करूंगा आपको, उस जांच का पैसा व्यक्तिगत रूप से मैं पे करूंगा। नंबर राम रागी जी मेरे ले लीजिए, ठीक है ना। साथ में रिकग्नाइज करना चाहूंगा आपको बहुत सारे लोगों के बीच में कि यू आर स्पेशल पर्सन, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत कम बनती है ऐसी। ठीक, क्या क्या लक्षण अगर है आपको तो आप एक आइडिया लगा लेंगे। ये नॉर्मल इम्यून सिस्टम फंक्शन को फैसिलिटेट करता है। नॉर्मल इम्यून सिस्टम का मतलब है कि हमारे सिस्टम जो इम्यूनिटी है हमारी शरीर की, उसको ऑप्टिमम लेवल पर रखने का, मेंटेन करने का काम करता है विटामिन D3। फैसिनेटिंग का मतलब है ये फैसिनेट करता है, एक तरह से रिकग्नाइज करता है, रिवार्ड देता है, आपको प्रिपेयर करता है, आपको एक मोटिवेट करता है, आपको कुछ भी मान लीजिए, फैसिनेट करता है उस इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ये रिस्क को रिड्यूस करता है, खासतौर से मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक ये खतरनाक बीमारी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब है हमारी नसों के अंदर, आर्टरी हो, वेन हो या नर्व हो, इनके अंदर एक प्रोटेक्शन लेयर होता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए या एक्सिस लेवल पर काम करने लगे किसी कारण से, तो वो डैमेज होने लगती है। अगर वो डैमेज होने लगी तो उन्हें फिर रोका नहीं जा सकता। D3 की एक खूबी है कि ये उसको प्रोटेक्ट करता है, उस स्टेज में, मल्टीपल स्टेज में नहीं जाने देता। केवल एक ही शर्त पर आप उस स्टेज में जाएंगे, आपको विटामिन D3 की लंबे टाइम तक डेफिशिएंसी रहेगी तो। ठीक, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा हूं 2006 के जनरल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा दिए गए स्टेटिस्टिक्स के आधार पर। जनरल जो अमेरिकन मेडिकल जनरल है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इसका वो निकलते हैं, लेख निकलते हैं, उनमें 2006 में स्टेटिस्टिक्स दिया गया था। आपके हार्ट डिजीज के चांस को डिक्रीज करता है, और ये भी जनरल में दिया गया है 2008 के जनरल में।
हार्ट डिजीज के चांस को कैसे डिक्रीज करता है उसका भी एक कारण बता देता हूं। हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो जाता है, ये कई बार गलत तरीके से अगर जा रहा है, इसको अगर सही डायरेक्शन नहीं मिला है तो कैल्सिफिकेशन होने लगता है हमारी आर्टरीज के अंदर, हमारी वेन्स के अंदर, ये कैल्सिफिकेशन, जबकि इसको कैल्सिफिकेशन होना था हड्डी के अंदर। कैल्सिफिकेशन का मतलब है कैल्शियम के जमने की प्रक्रिया को कैल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसे हड्डी में जमना था, ढांचे को मजबूती देनी थी, लेकिन K2 की डेफिशिएंसी की वजह से वह सॉफ्ट टिश्यू में मूव कर जाता है, और सॉफ्ट टिश्यू में हमारी किडनी आती है, सॉफ्ट टिश्यू में हमारे गॉल ब्लैडर आता है, सॉफ्ट टिश्यू में हमारी आर्टरी आती है, वो उसका कैल्सिफिकेशन हड्डी में ना होकर वहां जाकर होने लगता है, जिसकी वजह से उनके अंदर आर्टरी ब्लॉकेज की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। हार्ट के आसपास कैल्सिफिकेशन सबसे ज्यादा होता है। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज को देखने के लिए दो मुख्य जांचें होती हैं, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं। एक के बारे में तो पॉपुलर है, उसे कहते हैं जी एंजियोग्राफी, है ना। एंजियोग्राफी में एक वायर डाला जाता है, लेंस उसके अंदर जुड़ा होता है, वो वायर आपकी नसों के अंदर जाकर उनकी स्थिति देखता है कि उसके अंदर कैल्सिफिकेशन और कोलेस्ट्रॉल दोनों डिपॉजिट तो नहीं है। दूसरी जांच होती है जिसको कहते हैं सीटी एंजियोग्राफी। उसमें वायर नहीं डाला जाता, आपके हार्ट बीट को बिलो 50 कर दिया जाता है, दवाइयों के द्वारा उसको कंट्रोल कर दिया जाता है, शांत कर दिया जाता है। जब वो 50 से नीचे आता है तो हाई रेडिएशन के द्वारा उसकी बहुत फास्ट स्लाइस काटी जाती है। स्लाइस का मतलब है उसको अलग अलग फोटो खींचे जाते हैं, जिसमें ये देखा जाता है इसमें ब्लॉकेज तो नहीं है। वो एक एक्यूरेट एग्जाम है, यानी कि सीटी एंजियोग्राफी मच बेटर देन एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में कभी भी एक्यूरेसी नहीं होती, एक आइडिया होता है, इसलिए उसको पॉइंटों में नहीं दिया जाता 80-90। एक ही एंजियोग्राफी को एक डॉक्टर बोल देगा 80% ब्लॉकेज है, दूसरा 90, तीसरा 70 ही बोल सकता है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं होती। बट सीटी एंजियोग्राफी में एक्यूरेसी होती है, उसमें रिटर्न में दिया जाता है 72%, 75% रिटर्न में मिलता है आपको, क्योंकि वो नापा जा सकता है, उस रेडिएशन की वजह से उसको एक्यूरेट नापा जा सकता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 और 55 से ज्यादा है तो इस जांच के लिए डॉक्टर आपको मना कर देगा, बोलेगा कि अब इसमें तस्वीर साफ नहीं आएगी, आपका रेडिएशन जब हम एक्सरा देंगे तो वो साफ नहीं आएगा। उसका कारण क्या है कि आपका हार्ट के जो आर्टरी, मेन आर्टरी के चारों तरफ कैल्सिफिकेशन बढ़ गया है। 50 साल के बाद कैल्सिफिकेशन ज्यादा मात्रा में, तो जब तस्वीर लेंगे तो कैल्सिफिकेशन ज्यादा आएगा एक्यूरेट पिक्चर की बजाय, ठीक। तो ये उस कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया को रोकता है, इसलिए ये हार्ट डिजीज में बेनिफिशियल है। और ये क्या करता है, ये फ्लू के जो अटैक है उसके नुकसान को और उससे होने वाले नुकसान को कम करता है। ये भी दिया गया 2010 के जनरल में। 2010 के जनरल में खासतौर से फ्लू पर एक डिजीज आई थी, जैसे आज कोविड है, ऐसे वायरल आया था जब, जैसे फ्लू कहते हैं, और उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ ऐसे ही गई थी, ठीक है, जैसे आज इसमें गई थी, वो भी एक वायरस अटैक था। जाने के बाद उस पर बहुत सारे रिसर्च हुए और ये देखा गया था कि जिन लोगों में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी थी उनके ऊपर फ्लू का ज्यादा प्रभाव था, जिनके ऊपर फ्लू का प्रभाव नहीं था उनके अंदर विटामिन डी की भरपूर मात्रा पाई गई थी। जिनके अंदर विटामिन डी भरपूर था, या तो वो फ्लू की चपेट में ही नहीं आए थे, अगर आ गए थे तो बड़ी आसानी से कम ड्यूरेशन में वो ठीक भी हो गए थे। यही स्टडी, जिसके अभी स्टडीज पूरे कंप्लीट आना बाकी है, कोविड टाइम में भी की गई थी। कोविड टाइम में जितने लोगों की डेथ हुई थी वो सभी का नहीं, लेकिन जिन लोगों की आफ्टर डेथ या डेथ से जस्ट पहले जिनकी रिपोर्ट थी और उनकी D3 की जांच की गई थी, विटामिन डी नहीं D3 की जांच में यह पाया गया कि यदि उनकी D3 में डेफिशिएंसी नहीं थी तो उनकी डेथ की पॉसिबिलिटीज नहीं थी। लेकिन जितने लोग की डेथ हुई और जिनका स्टैटिस्टिक्स डाटा गवर्नमेंट पे सेव था, उनका जांच कराई गई थी, 100% उनके अंदर ये पाया गया था, मरने वालों में 100% थे कि वो लोग जरूर थे मरने वालों में उनकी जिनके अंदर D3 की डेफिशिएंसी पाई गई थी। तो D3 दैट इज वेरी मैजिकल विटामिन, है ना, बहुत मैजिकल है, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। अगर आप डिप्रेशन के शिकार है तो D3 की डेफिशिएंसी उसका मेन कॉज पाया जाता है। जब आप D3 की मात्रा भरपूर रहती है, लेवल में रहता है शरीर, तो फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं है कि डिप्रेशन में जा सके, इसलिए इसको हैप्पी विटामिन का भी दर्जा दिया गया है। D3 की कमी से वजन बढ़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि D3 वजन घटाएगा, लेकिन मैं इतना क्लेम करूंगा कि D3 अगर आपकी बॉडी में कमी है तो वजन बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आप इसको इस तरह से प्रमोट ना करें कि D3 वजन कम करता है, आप इसको इस तरह से प्रमोट करें D3 वजन बढ़ने से रोकता है, ठीक है ना। यदि D3 की, ये मान लीजिए जिनका वजन बढ़ रहा है तो D3 की डेफिशिएंसी ये तो पक्का है, लेकिन D3 अगर आपकी बॉडी में कंप्लीट है तो वजन बढ़ना रुक जाएगा, ठीक। ये फाइब्रोमाइल्जिया
में खास तौर से स्पेशली काम करता है। फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब है छोटे जोड़ और बड़े जोड़, हड्डियां और मांसपेशियों के दर्द को फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। यदि आपकी बॉडी में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है तो आप फाइब्रोमाइल्जिया के शिकार हो जाएंगे। कोई भी इंसान के बॉडी में दर्द होता है तो वो प्रॉम्प्ट होता है, उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में विटामिन 3 की डेफिशिएंसी हो गई है। एंजाइटी को कम करता है, एंजाइटी मतलब कोई चिंता तनाव, उसको कम करता है। बालों के झड़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, और विटामिन D3 की कमी की वजह से झड़ रहे हैं तो रोक देता है। अगर आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं और समय से पहले झड़ रहे हैं तो आपको अपना विटामिन D3 की जांच जरूर करानी चाहिए, और उसकी जो डोज रिकमेंड की गई वो डोज आपको जरूर लेनी चाहिए। विटामिन D3 की कमी से स्किन ड्राई होने लगती है, और जब स्किन ड्राई होगी तो रिंकल जल्दी आएंगे, और रिंकल जल्दी आएंगे तो एजिंग जल्दी दिखने लगेगी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की, अगर आपको रिंकल आने लगे हैं, आपको ये कोई, अच्छा हाँ सर ठीक है, वो डायबिटीज में पार्ट है मेरा पूरा, उसको डिस्कस करूंगा। यदि विटामिन D3 की कमी है तो रिंकल आपकी बॉडी में जल्दी आएंगे, स्किन ड्राइनेस होगी, आपको आपका वो दिखने लगेगा, एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपकी एडी में सुबह जगते समय पहला पैर जब जमीन पर टिकाते हैं पहली बार, तो आपकी एडी में यदि दर्द होता है तो आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। ठीक, आपके अगर पिंडली में दर्द होता है तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। आप थकान महसूस करते हैं अच्छा डाइट लेने के बावजूद भी, तो आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। विटामिन D3 आपके सर बता रहे थे इंसुलिन के रेगुलेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, स्पेशली हम कहें तो डायबिटीज में ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। विटामिन D3 आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में इसका मेन रोल होता है। मूड स्विंग में बहुत जबरदस्त काम करता है। मूड स्विंग का मतलब है कि पता ही नहीं है किस छोटी सी बात पर हमारा अपसेट हो जाए, माइंड अपसेट हो जाए, है ना, पल में तोला पल में मासा, वो मूड खराब सा हो जाना। विटामिन D3 इसमें सपोर्ट करता है। यदि विटामिन D3 की आपको बार बार मूड अपसेट रहता है तो विटामिन D3 की कमी की संभावनाएं बनती है। चिड़चिड़ापन पैदा करता है। घर में अगर ग्रह कलेश से बचना चाहते हैं तो पहली डिब्बी वाइफ को ला कर दीजिए, दूसरी डिब्बी खुद ले लीजिए। चिड़चिड़ापन, हम बार बार बोल देते हैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई है मेरी मैडम, तो वो मैडम की कोई गलती नहीं है, मैडम बहुत अच्छी है, बहुत व्यवहारिक है, इसमें कोई शक नहीं है, जो आपको है ना टाइम पर इतना ख्याल रखती है। समस्या विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। ठीक, तो D3 की डेफिशिएंसी उस चिड़चिड़ापन से बाहर कर देगा आपको, अगर आपने उस डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया। नींद कम आना, साउंड स्लीप नहीं आएगी आपको कभी भी यदि विटामिन D3 की अच्छी खासी डेफिशिएंसी आपको हो गई है तो। थकान महसूस करना दिन भर में, और गुड फीलिंग, है ना, अच्छी फीलिंग आपको नहीं मिलेगी यदि विटामिन D3 की आपको कमी है तो। ठीक, ये विटामिन D3 के मेन फंक्शन थे। अब सवाल उठता है इस विटामिन D3 की कितनी डोज हमें लेनी चाहिए? विटामिन D3 की कितनी डोज लेनी चाहिए? इसकी डोज, रिकमेंडेड डोज है 2000 से 4000, यानी कि एक तो है 15 से 2000 mg, इंटरनेशनल यूनिट 47.5 mg कहते हैं। इंटरनेशनल यूनिट आपको लेनी है पर डे एज ए सप्लीमेंट, लेकिन कहीं ये मैक्सिमम तो नहीं हो जाएगा। मैक्सिमम डोज है इसकी 4000 mg से ऊपर जाते हैं तो ये ओवर डोज की कैटेगरी में आएगा। बट जांच करने के बाद यदि आप इमरजेंसी सिचुएशन में पाए जाते हैं तो इसको 10,000 mg पर डे तक, 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे तक लिया जा सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन में आपको इसे 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक भी दिया जाता है। ठीक, वो क्वेश्चन आंसर में उसके बारे में बात करेंगे कि उसका मतलब क्या है। अब बात करते हैं दूसरा हमारे पास है विटामिन के। ये विटामिन के क्या है? एक्चुअल में विटामिन हमारे बड़ी आंत में बनता है। ठीक, और इसकी कमी के मुख्य कारण है हमारा आज का खान पान। यदि आपके खाने में ऐसे सोर्स की कमी है जो विटामिन K2 के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो आपको विटामिन K2 की डेफिशिएंसी होगी। मुख्य सोर्स में क्या है? उसके मुख्य सोर्स में आता है आपका सेब, एप्पल। ठीक, आपका एप्पल से मिलता है, आपको ग्रीन लीफ से भी मिलता है, आपको लिवर से भी मिलता है, आप नॉनवेज लेते हैं लिवर से मिलता है, आपको फिश से भी थोड़ी मात्रा में मिलता है, आपको ये जो चेरी होती है उससे भी मिलता है। प्लस सबसे अच्छा जो सबसे और दूसरी मात्रा में अगर हम देखें क्वांटिटी पाया जाता है तो वो पाया जाता है ब्लैकबेरी इसका रिसोर्स पाया जाता है। रेड वाइन से भी ये मिलता है। लेकिन हमारे आंत के अंदर यदि हम नॉन फर्मेंटेड फूड का ज्यादा सेवन करते हैं तो हमें डेफिशिएंसी होगी। फर्मेंटेड फूड, नॉन फर्मेंटेड फूड में क्या है? फर्मेंटेड फूड में आता है दही,
ठीक, फर्मेंटेड फूड में आता है ब्रेड, फर्मेंटेड फूड में आता है आपका इडली। ये फर्मेंटेड फूड है, जिनको कहते हैं ना फर्मेंटाइज किया जाता है थोड़ी देर के लिए, वो उसकी डेफिशिएंसी होगी तो K2 की डेफिशिएंसी बॉडी में अपने आप होती चली जाएगी। अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको। ये हमारे ब्लड वेसल्स के कैल्सिफिकेशन को रिड्यूस करता है। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, उनके अंदर कैल्सिफिकेशन को रिड्यूस करता है, कम करता है। यदि देखिए, खाली कोलेस्ट्रॉल जमता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल को जमाने में कैल्सिफिकेशन, उसका कैल्सिफिकेशन मतलब है उसका जमा बिंदु तक ले जाता है, उसको जमाने की प्रक्रिया को फास्ट करता है। अगर ये K2 है तो ये उसको रिड्यूस करता है। ये बोन और हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करता है, और बोन और हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करने में बोन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। दिल के चारों तरफ जो आर्टरी है उसके कैल्शियम डिपॉजिट के रिस्क को रोकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 10 साल तक 16,057 लोगों पर की गई स्टडी के बाद, लगातार 10 साल तक 16,057 लोगों पर की गई स्टडी के बाद ये पाया गया कि जिनकी बॉडी के अंदर K2 डेफिशिएंसी नहीं है, प्रचुर मात्रा में है, और उनको दिया गया था 10 माइक्रोग्राम पर डे, देने के बाद ये पाया गया 57% लोग ऐसे थे जिनकी मौत हार्ट अटैक या हृदय बीमारी से होने की संभावना 0 हो गई थी। यानी कि वो किसी और कारण से दुनिया से जा सकते थे, बट वो हार्ट डिजीज की वजह से दुनिया से नहीं जा सकते थे। ये ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को 0 करता है, और जापान के अंदर स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस के एक तरह से कहें प्रोटेक्शन, प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग, दोनों में K2 का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया जाता है। 3 साल तक 244 ऐसी महिलाओं पर जो पोस्ट मोनोपॉज की शिकार थी, आफ्टर पोस्ट मोनोपॉज 244 महिलाओं पर इसका रिसर्च किया गया, और पाया गया कि उनके अंदर एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोनिया की संभावनाएं घट गई थी। ठीक, तो उनके लिए बेहद जरूरी है। स्पाइनल फ्रैक्चर को 60% संभावना को, स्पाइनल फ्रैक्चर जो अपने आप स्पाइनल फ्रैक्चर एक एज के बाद होने लगता है, छोटा सा झटका लगने पर होने लगता है, उसकी संभावना को 60% घटा देता है। हिप फ्रैक्चर की संभावना को 77% घटा देता है, और नॉन स्पाइनल इंजरी की पॉसिबिलिटीज को 81% रिड्यूस कर देता है। ये सब मैं बोल रहा हूं, डाटा बोल रहा हूं, तो मैं किसी ऑथेंटिक बेस पर बोल रहा हूं, तो आप उस पर बिलीव कर लीजिए, ठीक है ना। यूं ही मेरा अंदाजा का इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, ये डेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है, और क्लिनिकल स्टडी पाई गई है कि लिवर कैंसर को की संभावना को घटा देता है। ये क्लिनिकल स्टडी है, लिवर कैंसर की पॉसिबिलिटीज को ये K2 घटा देता है। 11,000 लोगों पर स्टडी करने के बाद ये पाया गया जिनके अंदर K2 की डेफिशिएंसी नहीं है, ऐसे लोगों को या K2 सप्लीमेंट देने के बाद जो 10 माइक्रोग्राम उनको देने के बाद ये पाया गया कि 11,000 लोगों पर 63% संभावना को घटा देता है प्रोस्टेट कैंसर की को, प्रोस्टेट कैंसर पॉसिबिलिटीज को 63% रिड्यूस कर देता है। ठीक, तो ये K2 के बारे में इंपॉर्टेंट है कि K2 इसके अंदर ऐड किया गया, तो कमाल का प्रोडक्ट आपके साथ आपको मिल रहा है। बड़ी आंत में गट बैक्टीरिया इसको उत्पन्न करते हैं, और इसका जो कारण थे वो कमी के, वो हमने अभी डिस्कस किए थे। अब थोड़ा बात करते हैं इसमें तीसरी चीज क्या है। इसमें तीसरी चीज है क्वारसिटिन, और क्वारसिटिन के साथ साथ दिया गया है इसके अंदर लिकोरिस। लिकोरिस तो मुलेठी को कहते हैं, लेकिन क्वारसिटिन क्या है, इसका नाम कभी हमने पहले सुना नहीं था। एक्चुअल में क्वारसिटिन और मुलेठी यानी लिकोरिस, ये दोनों एक बॉटनिकल कंपोजिशन बनाते हैं, और ये इतने कमाल का कंपोजिशन है कि जब एमबे के न्यूक्लियोटाइड कॉर्पोरेशन ने इस पर स्टडी किया था, बहुत लंबे टाइम तक रिसर्च किया, तो खुद आश्चर्यचकित हो गए। इससे पहले, न्यूक्लियोटाइड से पहले इस पर रिसर्च ज्यादा नहीं हुए थे, और रिसर्च के बाद इसकी सही डेरिवेटिव, इनके सही कंटेंट्स को अगर दोनों में से लिया जाए और उसका एक कंपोजिशन बनाया जाए तो इसके मैजिकल रिजल्ट आते हैं। और उस रिजल्ट को पेटेंट करा लिया न्यूक्लियोटाइड कॉर्पोरेशन ने, एमबे कॉर्पोरेशन का वो पेटेंटेड है, इसलिए इसके साथ जुड़ा हुआ पेटेंटेड क्वारसिटिन एंड लिकोरिस। ठीक, ये एक्चुअल में क्वारसिटिन के अलग अलग सोर्स है, ये अलग अलग सोर्स से आपको मिलता है। क्वारसिटिन जो मिलता है ये आपको ब्लैकबेरी से बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, सेब में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इवन 100 मिलीग्राम की जो डोज है जो हमारे इसके अंदर डाली गई है, ये अगर इतनी मात्रा में चाहिए तो आपको 18 सेब, बड़े वाले 18 सेब आप लेंगे तो आपको उतना इससे मिल जाएगा। ठीक,
इसका मतलब है सेब में भरपूर मात्रा में पाए जाने के बावजूद भी आपको जो एक टैबलेट में दिया जा रहा है उसके लिए 18 सेब आपको खाने पड़ेंगे या एक टैबलेट खा लीजिए। कि साहब इसका रोल क्या है, आखिर ये हमारी समझ से बाहर है कि आखिर काम क्या करता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये काम क्या करता है। इसके तो एक से एक लाजवाब है। ये एक फ्लैवनॉइड है, फ्लैवनॉइड रिच एंटीऑक्सीडेंट। और कितना रिच एंटीऑक्सीडेंट है इसके बारे में रिटर्न में स्टडी है, वो बताती है कि इसका जो एंटीऑक्सीडेंट है मच स्ट्रॉन्ग देन विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन ई, तीनों के कंपोजिशन से ज्यादा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये कौन सा वाला एंटीऑक्सीडेंट है? ये एक खास किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है? फ्री रेडिकल के अटैक को घटाता है। फ्री रेडिकल क्या करता है? फ्री रेडिकल दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है किसी चीज का बनना और एक होता है किसी चीज का टूटना। ठीक, ये कहते हैं ना जनरेशन, रीजनरेशन एंड डीजनरेशन। डीजनरेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल की वजह से प्रोसेस फास्ट हो जाता है, तो डीजनरेशन के प्रोसेस को कम करता है ये क्यूरसेटिन। ठीक, इसका जो एंटीऑक्सीडेंट है स्पेशली ये दो जगह बेहद जबरदस्त तरीके से काम करता है। एक तो काम करता है हड्डियों की सेल जो होती हैं उनके ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं रीजनरेशन को और ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं डीजनरेशन को, टूटना। तो उस प्रक्रिया को धीमा कर देता है, यानी कि लंबे समय तक हड्डियों को मजबूत बनाए रखने की ताकत रखता है क्वारसेटिन। ठीक, ये दूसरा काम इसका है, लंग्स कैंसर के अंदर जबरदस्त रोल है इस क्वारसेटिन का। लंग कैंसर की प्रक्रिया को ये बहुत ड्रामेटिकली तरीके से चेंज करता है। लिवर इन्फ्लामेशन को ड्रामेटिकली तरीके से रिड्यूस करने की ताकत रखता है आपका ये क्वारसेटिन। फाइब्रोसिस में जबरदस्त रोल अदा करता है आपका क्वारसेटिन। ठीक, और क्या करता है? और करता है ये कोलेजन के प्रोडक्शन को 25% से 35%। जो कोलेजन है, एक्चुअल में कोलेजन क्या है? कोलेजन आपके हड्डी के चारों तरफ आपके शरीर पर जो चिपका रहता है, जो बांधता है सिस्टम को, हड्डी और आपके मसल्स को जो आपस में बांधता है, उस बांधने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है दैट इज कोलेजन। ठीक, अगर कोलेजन की डेफिशिएंसी है या कोलेजन लूज हो गए या टूटने लगे हैं तो हड्डियां इस हड्डी को छोड़ने लगेगी, जिसकी वजह से वक्त से पहले हड्डी लटकने लगेगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बुढ़ापा जल्दी आने लगेगा। ये कोलेजन होता कितना है? बॉडी का टोटल बॉडी वेट का 20% प्रोटीन होता है इंसान के अंदर। मान लेते 100 किलो का आदमी तो उसमें 20 किलो प्रोटीन है। उस 20 किलो प्रोटीन का 25 से 35% कोलेजन होता है। कोलेजन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। कोलेजन एक प्रोटीन का ही टाइप है और ये टोटल प्रोटीन का 25 से 35% होता है। ये जो आपका क्वारसेटिन है ये इसको स्ट्रेंथन देता है। तो समझ में आ रहा होगा ये कितना कमाल का प्रोडक्ट है। ये वायरल डिजीज में बेनिफिशियल है, वायरल डिजीज के लिए बेहद बेनिफिशियल है, लंग्स कैंसर के लिए बेनिफिशियल है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए बेनिफिशियल है। ये कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिलाकर दिया गया है एम्बे कॉर्पोरेशन द्वारा। यू आर सो लकी, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट, इतना शानदार आपको ये कॉम्बिनेशन मिला है। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल जरूर होंगे, वो बहुत तेजी से मैं उन सवालों को कवर करूंगा। पहला सवाल है, मुझे कैसे पता चले कि मेरे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही नहीं हो रही? साहब ये तो हर प्रोडक्ट पे एमबे वाले तो ऐसे ही बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के लेना है, मुझे लेना है कि नहीं लेना है। बहुत जेन्युइन और लॉजिकल क्वेश्चन है आपका, रेस्पेक्टफुली आपको इसका आंसर मिलना चाहिए। इसका सम्मानजनक दिया जाने वाला आंसर एक ही है, किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाइए, कल अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए। बहुत नॉमिनल सा चार्ज होगा इसका, आई होप 200-300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कहिए विटामिन D3 की जांच मुझे करानी है, परसों उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। यदि विटामिन D3 की रिपोर्ट में आपका 25 से ऊपर रीडिंग आता है तो यू आर सो लकी, लेकिन ये रीडिंग 25 से नीचे आता है तो आप डेफिशिएंस है विटामिन D3 के। अगर ये फिगर सिंगल डिजिट में आता है तो आप एक्यूट डेफिशिएंसी से कह रहे हैं, आप बहुत बड़े खतरे में हैं, आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं तेजी से। पर्सनल व्यक्तिगत भाईचारे के नाते एक ही है, जांच मत कराना, शौक में चले जाओगे, फिगर 1 ही आएगा अगर 140 से ऊपर है तो। इसलिए अच्छा है कि इसको बिना उसके स्टार्ट कर दूं, फिर भी तसल्ली के लिए करा लेना। इसका तो एक ही आंसर है, आपको जरूरत है कि नहीं है। 25 साल से ऊपर है तो आपको इसकी बेहद जरूरत है, और 40 से ऊपर है तो आपको इसकी 100% जरूरत है। एज 40 से ऊपर जा चुके तो। दूसरा सवाल है, उन लोगों की तरफ से आता है जो बोलते हैं कि मैंने तो साहब डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने मुझे विटामिन डी का एक बड़े से डोज दी थी, दैट इज बूस्टर डोज।
उसे कहते हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की एक डोज आती है, कैप्सूल में भी आती है और आपके लिक्विड फॉर्म में भी 5 ml का आता है विटामिन D3। वो सिर्फ विटामिन D3 है, K2 उसमें नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको दिया गया है तो ये 6 से 8 सप्ताह दिया जाता है, जबकि रीडिंग इसकी सिंगल डिजिट में आती है, तब ये रिकमेंड किया जाता है। अगर आपको दिया गया है और आपने लिया है 8 सप्ताह और इसको लेने के बाद 1 साल हो गया है, तो मेरा एक ही आंसर है, दोबारा से आप D3 की जांच कराइए। 100% आप वही अपने आप को पाएंगे जहां 1 साल पहले आपने जिस कमी की वजह से D3 को लिया था। उसका रीजन यह है, बूस्टर डोज आपको दी गई थी D3 की डेफिशिएंसी को तेजी से रिकवर करने के लिए, लेकिन उस बूस्टर डोज के बाद मेंटेनेंस डोज आपने नहीं ली, इसलिए दोबारा वही आ गए। तो अगर आपने कोई ऐसा कोर्स या मेडिसिन ली है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। तीसरा सवाल आता है कि मैं लगातार कैलमेक डी ले रहा हूं, तो क्या मुझे विटामिन D3 अलग से लेना चाहिए? देखिए, कैलमेक डी इज ए हाई रिच सप्लीमेंट ऑफ कैलमेक, कैल्शियम और फास्फोरस का सप्लीमेंट है, नॉट विटामिन D3 का। विटामिन D3 उसमें कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए मात्र 200 माइक्रो जो आपका IU है इंटरनेशनल यूनिट में डाला गया है, वो रेगुलेटिंग का काम करता है, वो डेफिशिएंसी को रिमूव करने का काम नहीं करता। विटामिन D3 जो हमारी कैलमेक डी है, वो कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा करती है, ना कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को। वो कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए उसमें एक बहुत ही नेग्लिजिबल मात्रा में डाला गया है। यदि आप वो ले रहे हैं तो 2 टाइम आप वो लेते हैं, 200 mg आपको विटामिन कैलमेक चला जाएगा उसमें, विटामिन D3 में कैलमेक के साथ में 1900 IU का जब आप ये लेंगे तो आपको टोटल 2300 IU जाएगा। आप इसकी एक्सिस डोज तक नहीं पहुंच रहे हैं, एक्सिस डोज 4000 IU है, डोंट वरी। तो इतना स्मार्टनेस मत दिखाना। कब लेना है आपको, ये बड़ा अजीब सवाल होगा। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों साथ लेना है। देखिए, सीमेंट और बजरी को साथ दीजिए, अलग से कोई सेंस नहीं है। एक हाथ में कैल्शियम और एक हाथ में विटामिन डी, दोनों को मिलाकर लोगे तो कैल्शियम भी आपको दिया गया है, विटामिन D3 भी दिया गया है, K2 भी दिया गया है, कैल्शियम जा रहा है, साथ में कैल्शियम को सेट करने के लिए विटामिन D3 जा रहा है। वो कैल्शियम भटक ना जाए, गलत जगह पर ना चला जाए, स्टोन ना बन जाए, कहीं पर आर्टरी में ना ब्लॉक हो जाए, आपके उसमें ब्लॉक ना हो जाए किडनी के अंदर, उससे बचाने के लिए आपको साथ साथ K2 चल रहा है। साथ में ल्यूक्रियस उसको दिया गया ताकि उसके अंदर किस तरह का हड्डी के अंदर कोई भी अगर पहले से आपको फ्री रेडिकल का अटैक है जो इस प्रोसेस को स्लो कर रहा है, उसको रिमूव कर दिया जाए। उसको तीनों को साथ चलने दीजिए बॉडी के अंदर, ठीक। बेहतरीन समय इसका सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आपको इसको लेना चाहिए। यदि आप नहीं ले पाते हैं तो दोपहर के लंच में लेना चाहिए। अगर लंच मिस कर देते तो ओकेजनली रात को ले सकते हैं, मिस नहीं करना है, लेकिन बेहतर टाइम होगा सुबह ब्रेकफास्ट और उसके बाद आपका लंच। एक और सवाल होता है, क्या कैलमेक डी के बाद अलग से विटामिन D3 की जरूरत होगी? तो वो मैंने आंसर दे दिया है। हम आयरन ले रहे हैं तो साथ में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कैलमेक और विटामिन D3 को एक साथ लीजिए, आयरन को आप दोपहर को लीजिए, और आयरन को आप रात को रखिए। सुबह और दोपहर में से चूज कर सकते हैं आप कैलमेक और विटामिन डी दोनों को। कैल्शियम और आयरन के साथ आपको सिर्फ 3 घंटे का बेहतर गैप होता है, 30 मिनट से 3 घंटे का गैप रख लीजिए, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन आयरन का अपना अलग फंक्शन है और विटामिन D3 का अपना अलग फंक्शन है। अब एक अजीब सवाल लोगों को आएगा, और खासतौर से कल जन्माष्टमी पर जरूर आएगा, सब इसके ऊपर रेड मार्क है, क्या ये हम ले सकते हैं? हाँ जी, बहुत वो है, क्योंकि हम तो रेड मार्क वाले का मतलब है हम नॉनवेज है इसमें, वो इसलिए दिया नहीं लेंगे। देखिए, इसका जो मेन सोर्स है वो भेड़ की ऊन के अंदर पाया जाता है लिनोनिन। लिनोनिन एक तत्व है जो भेड़ की ऊन में पाया जाता है, उसमें से हमने विटामिन D3 को लिया है, वो हमारा सोर्स है, ठीक। तो हमने ना तो भेड़ को काटा है ना भेड़ के मांस का इस्तेमाल किया है। फिर भी इसका सिंपल सीधा सच्चा सरल एक ही आंसर है मेरे पास। यदि आने वाली सर्दियों में आप ऊनी स्वेटर नहीं पहने, आप शॉल, मफलर या कोई भी ऊनी चीज से दूर रख सकते हैं अपने आप को, तो आपको इससे भी दूर रखना है। यदि आप ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो आपको विटामिन D3 लेने से परहेज नहीं करना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा जो लोग करते हैं, सब इसे कब तक लेना है? और इसका भी सीधा आंसर है मेरा, जब तक इस अस्थि पंजर ढांचे को खड़े देखना चाहते हो तब तक लेना है। आप चाहते हो ढांचा बिखर जाए, आप चाहते हो ढांचे की कोई अहमियत नहीं है, तो इसे कभी बंद कर सकते हो। और चाहते हो मरते दम तक यूं शरीर सीधा रहे, ना कमर दुखे, ना आहू निकले, ना कुछ नहीं निकले, तो आपको इसको रेगुलर लेना चाहिए। 18 साल से बड़े सभी को घर में मैंडेटरी कर देना चाहिए।
यू आर सो लकी कि आपको जाते जाते इस साल में एमबे ने इतना बड़ा तोहफा दिया है, जिसके लिए आपको एमबे का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज ही खरीदिए, नहीं लिया है तो ले लीजिए। एटलीस्ट 2-3-4 पैक आपके पास होनी चाहिए। महीने की एंड दो दिन बचे हैं, उसमें यदि आप टीएनए करते हैं तो आप सही मायने में एमबे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और आप इसे टीएनए नहीं करते हैं, अभी भी आप सोचते हैं अगले महीने लूंगा, तो मैं नहीं समझता आप